Hello friends, I'm Narendra Verma and you're watching my YouTube channel NV Edu Hub. आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया टॉपिक के ऊपर अंडर बिजनेस स्टडीज, राइट? बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग you must listen to the beautiful conversation between a teacher and a student over the same concept. So enjoy it. Student: Sir, what is commerce and how old is this concept? Teacher: Good questions. But first, I would answer your second question. Will it be okay? Student: No problem, sir. Teacher: Then listen. The concept of commerce is as old as the Mother Earth, but its forms keep changing with time. Student: Oh, I see. Teacher: Now I answer your first question. Listen, commerce is a very wide term. It includes buying and selling of goods and services in exchange of money or kind, and it also includes services to facilitate this process. Student: That's quite interesting, sir. You said in exchange of money or kind, and I pay Indian rupees to buy anything. But how in kind? Teacher: Alright, I tell you that, but for this you must know history of commerce in India. Are you ready? Student: By all means, sir. So friends, after listening to this beautiful conversation, let's start today's topic, that is history of commerce in India. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया के आर्कोलॉजिस्ट एंड अदर कंट्रीज़ के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, तमाम ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे साबित होता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स वो इकोनॉमी को चलाने के मुख्य आधार हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया के टाइम में भी, राइट? अब सोचने वाली बात है कि उस वक्त किस तरीके से ट्रेड होता था, कैसे कमोडिटीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। तो वाटर एंड लैंड के माध्यम से जाती थी, एंड वाटर वे वॉज मोर पॉपुलर देन दी लैंड, क्योंकि अदर कंट्रीज से अगर हमको जुड़ना था तो वाटर ही एक ज़रिया था, क्योंकि लैंड के रास्ते बहुत ज़्यादा तो डेवलप नहीं थे, कुछ कुछ वो भी डेवलप थे। तो एक नेटवर्क ऑफ रोड बना हुआ था जो मर्ज हो जाता था एक रास्ते में, जिसका नाम रख दिया गया था सिल्क रूट। इट वॉज वेरी पॉपुलर रूट ड्यूरिंग दैट टाइम। आई वुड लाइक टू शो यू द पिक एज वेल इन अ लिटिल वाइल। तो ये जो सिल्क रूट है, इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा, नाम से क्लियर हो रहा है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुआ करती थी सिल्क की होती थी। तो ऐसा नहीं है कि सिल्क की होती थी तो इसके अलावा बाकी कुछ ट्रेडिंग नहीं होती थी, अदर कमोडिटीज़ का भी ट्रेड इससे संबंधित चलता था, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं ये जो रूट था, इट वॉज रियली हेल्पफुल टू एस्टैब्लिश द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, especially Asia and other countries, as many continents we see. Okay, so उन सब से कनेक्ट होने के लिए जो मेन ज़रिया था that was Silk Route. Okay, you can see the pic. See, ये जो Silk Route आप जो देख पा रहे हैं ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए ये जो ब्लू वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, दिस वन, ये दिस फाइन, entire from this way to that it is going blue one. So this was the maritime silk route, means silk route which was going through the water. Okay, there is the Indian Ocean. Okay, it is passes through India. You can see that there is Sri Lanka and this is the southern region of India. Okay, और ये यहाँ से होते हुए यहाँ भी है, इस तरफ गुजरात के आसपास वाले एरिया से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि मेनली आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर भी हमारे पोर्ट्स हैं, जहाँ पर भी हमारे बंदरगाह हैं, वहाँ से जुड़ रहा है, ठीक है? तो दिस वॉज द पार्ट ऑफ मैरीटाइम सिल्क रूट। ओके, एंड दिस रेड वन, दिस इज़ नोन एज ओवरलैंड, यानी रास्ते के थ्रू जो था रोड पर। तो यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ से जुड़ रहा है, इसमें पंजाब वगैरह के एरिया आ गया, राजस्थान का एरिया आ गया, ठीक है? और यहाँ इस साइड से आप देखेंगे तो बंगाल और बाकी स्टेट्स से होता हुआ जा रहा है, ठीक? तो ये पूरा सिल्क रूट का नेटवर्क हुआ करता था जो हेल्प करता था ट्रेड एंड कॉमर्स में। ओके, इसके अलावा एक रूट और था, दैट वाज दी
स्पाइस रूट। साउथ में जैसे कि हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो साउथ एरिया में स्पाइसेस की उपज ज़्यादा होती है। तो मैं आपको पहले पिक दिखा देता हूँ। दिस इज़ दी स्पाइस रूट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। इट इज़ टचिंग इंडिया, ठीक है, यहाँ साउथ में यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक। तो आप देखेंगे इट वॉज ऑल्सो अ पॉपुलर रूट, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट तक सी से कनेक्ट करता था। इसमें जनरली स्पाइसेस का ट्रेड होता था, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर था। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ सिटीज़ पॉपुलर थी, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में। ओके, तो इनके कनेक्शंस, ये हमारे इंडिया के सभ्यताएं हैं, इंडियन सिविलाइजेशंस, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये दोनों एंशंट इंडिया की कॉमर्शियल सिटीज़ हुआ करती थी, और इनके कनेक्शन जो है, जो फॉरेन कंट्री की सिविलाइजेशंस थी, फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया, इनसे थे। इसके ट्रेसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, राइट। और ये लोग ट्रेड किस में किया करते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जैमस्टोन्स, बीड्स, पर्ल्स, सी शेल्स, टेराकोटा पॉट्स एक्सेट्रा, दीज मैनी थिंग्स वर देयर। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे अब हम लोगों को कैसे पता चला इसके बारे में। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो सर्वे किए, कुछ जो पुरानी चीज़ें मिली, उसके थ्रू हमको जानकारी मिली कि हाँ, उस दौरान भी कॉमर्स एंड ट्रेड एग्जिस्ट करता था। रूट है, ठीक, और बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स एंड ट्रेड की शुरुआत तब से ही है जब इस धरती के ऊपर सिविलाइजेशंस रहती हुई आई हैं, ठीक। चलिए, इसके बाद अब बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि कंट्री टू कंट्री किस तरीके से ट्रेड हुआ करता था, दैट इज़ देयर एट दी बिग लेवल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो आम लोग थे वो आपस में लेन देन कैसे करते थे, वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कैसे करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी के पास चावल है और उसको गेहूँ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? उसको एक ऐसा व्यक्ति तलाशना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो और अधिक मात्रा में हो, ठीक, और उसे चावल की आवश्यकता हो। तो जब वो ऐसा व्यक्ति तलाश लेता था तो उन दोनों के बीच में आदान प्रदान हो जाता था। तो ये जो सिस्टम कहलाता था इन एंशिएंट टाइम, दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। इट इज़ रिटन हियर, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू बार्टर सिस्टम। I explain it further. In barter system, only such two people could exchange goods and services who are in the need of each other goods or services. Okay, right. जिस तरीके से मान लीजिए किसी को बैग की ज़रूरत है, तो वो बैग तभी ले सकता है जब सामने वाले को किसी और चीज़ की ज़रूरत हो जो इसके पास हो, ठीक है। यानी कि अगर इस व्यक्ति को बैग की ज़रूरत है और इसके पास जूते पड़े हुए हैं एक्सचेंज में, बेचना चाहता है, तो इसे एक ऐसा व्यक्ति तलाशना पड़ेगा जो इसे बैग बेचने को तैयार हो और जूते लेने को तैयार हो, तभी इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वक्त करेंसी नहीं हुआ करती थी, राइट। दैट वाज द बिगेस्ट इशू। एंड अनदर बिगेस्ट इशू वाज दिस डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स, राइट। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स है, दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम, ओके, बिकॉज इट वाज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड समवन हैविंग द opposite need, means the things that we need he should be having in surplus, okay, and he must be ready to accept our commodities that we have in surplus. So that kind of situation is known as double coincidence. I just show you how. See, in the pic there is a girl who is offering bananas to a boy and boy is offering books. So this exchange can happen only in the situation when they both are willing to do the same, and to find out such person was a really difficult task. So just because of that, coin currency was introduced in various kingdoms, क्योंकि ट्रेड होता तो था लेकिन एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रह जाता था। जैसे ये गांव में ही लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे तो काम चल जाता था, ठीक। लेकिन अब बाहर कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ परेशानी होती थी।
तो इसलिए जो उस वक्त की जो किंगडम्स थी उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया दैट वाज कॉइन करेंसी सिस्टम। ठीक, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉइन्स दे डेवलप्ड लाइक गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो जनरली इन मेटल्स के कॉइन्स हुआ करते थे और इन पे सिंबल्स बने हुआ करते थे। ठीक, सिंबल्स थे जिसमें उस किंगडम की स्टैंप लगी हुई है या किंग की तस्वीर को गोद दिया गया है। ठीक, तो इस तरीके से हुआ करता था। लेकिन एक और इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क था, एक कॉइन्स तो चला दिए लेकिन कॉइन्स नकली भी बना सकते थे लोग। तो इनकी प्योरिटी एंड वेट को चेक करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जाते थे, राइट। सो यूज़ ऑफ कॉइन करेंसी एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली जो परेशानी हो रही थी ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स की वजह से, तो ये प्रॉब्लम अब हमारी जो है सॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, अब कॉइन करेंसी आ गई, यानी कि आपके पास कॉइन्स होने चाहिए, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप मेहनत करेंगे, आपको मेहनत के बदले क्या मिलेगा? कॉइन्स मिलेंगे, ना कि कुछ सामान मिलेगा। ठीक है, तो ये डेवलप होने लगे, आदान प्रदान होने लगा और इस वजह से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनमें तेज़ी आ गई। ओके, तो एक्चुअल में यहाँ से अब ट्रेड ने और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ने स्पीड पकड़ी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक, जब बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ तो कुछ इंटरमीडियरीज भी आ गए, अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने लगा क्योंकि अब आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ भी बन गई एंड मर्चेंट कॉरपोरेशंस बन गए। ये सब जो है मिलकर कहीं ना कहीं कॉमर्स को डेवलप करने में हेल्प कर रहे थे। इट वॉज गोइंग ऑन दी अपवर्ड पाथ, राइट। सो प्रोमोटेड बिजनेस आउटसाइड द वर्ल्ड। जो बिजनेस एक विलेज लेवल पे हुआ करता था वो धीरे 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 करके शहरों में, शहरों से राज्यों में, ठीक है, राज्यों के बाद विदेशों तक पहुंचना शुरू हो गया। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वॉज नोन एज वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू वेराइटी एंड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस्ड, कनेक्टिविटी ऑफ सी रूट्स एक्सेट्रा। यानी कि जो स्पेशलिटी थी इंडिया की वो इस वजह से थी कि लोग ट्रेड और कॉमर्स करने में बहुत ही निपुण थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते थे और हमारे यहाँ कनेक्टिविटी थी सी रूट्स की, इस वजह से बहुत पॉपुलर था ये सब। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम सारे डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, बैंकिंग सिस्टम, राइज इन इंटरमीडियरीज एक्सेट्रा। Okay, so now let's have discussion about indigenous banking system. Let me tell you one thing about it. Sometimes the question comes like, what do you understand by indigenous banking system? And sometimes the question comes like, what do you understand by indigenous bankers? Okay, so right now the definition of banker is given, but if you want to convert it into banking system, I'll tell you how. So an indigenous banker is any individual or private firm receiving deposits and dealing in hundis or lending money, right? Means there is a person, or you can say it is a private firm which is receiving deposits, like a bank receives deposit in present scenario, and they were dealing in hundis or lending money. Okay, they were lending money like bank does. Okay, and a special document was being used at that point of time. It is known as hundis. What are hundis? I just explained you. Very first, let me tell you, if you want to convert this definition into the system, then you can say that an indigenous banking system is a system in which any individual or private firm receives deposits and deals in hundis or lends money, right? So in that way you can define a system. Now let's talk about hundi. This is also known as chitti. Okay, hundi or chitti, right? They were in use for carrying out transactions in which money passed from hand to hand. जैसे कि आप आज देखते हैं कि चेक के माध्यम से आप किसी का भी पेमेंट कर सकते हैं। अब तो खैर ऑनलाइन की भी सुविधा हो गई, बट उससे पहले जब डिजिटल पेमेंट मोड इतना डेवलप नहीं था, चेक वॉज वेरी मच पॉपुलर, आज भी पॉपुलर है। तो उससे पहले की अगर हम बात करें, जब चेक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तब क्या था, हुंडी थी। तो हुंडी से एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचाना आसान हो जाता था। ठीक, सो हुंडी थी क्या, इस तरीके से चेक एक ड्राफ्ट होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है
सिमिलरली आपकी भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुआ करती थी, बस फ़र्क इतना होता है कि एक लीगल स्टेटस प्राप्त है, लेकिन इसको कोई लीगल स्टेटस नहीं, ना तब प्राप्त था ना आज प्राप्त है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हुंडी। A hundi is a financial instrument written in regional language that developed in medieval India in order to facilitate trade and credit transaction, and it has various types, right। यानी कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसा कोई प्रपत्र पैसे का आदान प्रदान जिसके थ्रू हो सके, ओके। रिटन इन रीजनल लैंग्वेज, ओके, चाहे जो भी क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें लिखा जाता था। दैट डेवलप्ड इन मिडीवल इंडिया, ठीक है, मिडीवल इंडिया में डेवलप हुआ। अब किस लिए डेवलप हुआ? टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड क्रेडिट, यानी कि बिजनेस चल सके और क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस चल सके, ठीक है ना। अगर आप आरबीआई की डेफिनेशन देखेंगे तो आरबीआई ने हुंडी को किस तरीके से डिफाइन किया है, एन एडिशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अनदर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन नेम्ड इन द ऑर्डर। इस तरीके से चेक में होता है, मान लीजिए भाई मैंने किसी मिस्टर रमेश को पेमेंट करना है 5,000 रुपये का, मैं इस चेक में डिटेल भरूंगा, टू रमेश 5,000 रुपीज़ एंड देन आई विल डू माई सिग्नेचर, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ करती थी, एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी कि कोई कंडीशन नहीं है, जिस व्यक्ति के हाथ में हुंडी है वो आपको दिखाएगा, आपको पेमेंट करना ही करना है। सो एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग में है, ओरल नहीं, मेड बाय अ पर्सन, एक पर्सन ने किया, डायरेक्टिंग अनदर, किसी दूसरे पर्सन को, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अब जैसे कि अभी अगर मैं चेक देता हूं तो मैं आदेश किसको देता हूं? मैं बैंक को आदेश देता हूं कि भाई इस व्यक्ति को मेरे अकाउंट से इतना पैसा दे दिया जाए, लेकिन उस वक्त बैंक तो हुआ नहीं करता था, ठीक है ना, ये आपस में ही लोगों के कनेक्शंस हुआ करते थे। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है कि कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी आप इस पर्सन को जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है उसको पे कर दीजिए, राइट। सो दैट इज व्हाट द हुंडी, ओके। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, धनी जोग हुंडी, जोखमी हुंडी, ओके, देयर आर वेरियस टाइप्स, मुद्दती हुंडी एक्सेट्रा। तो आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, इतना ही काफ़ी है। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इससे संबंधित फीचर पूछे जा सकते हैं, ओके। तो जितना डेफिनेशन में वही फीचर में वाली बात आ जाती है, ओके। आई जस्ट शो यू अ स्पेसिमेन ऑफ हुंडी, हैव अ लुक हियर, ओके, यू कैन रीड इट। अमाउंट इज रिटेन हियर, नेम इज ऑल्सो रिटेन, किसको पे करना है ना, हम किसको ऑर्डर कर रहे हैं, स्टैम्प भी लगी हुई है, ठीक। बढ़ते हैं, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं पहले समझते हैं हम। इंटरमीडियरीज एक तरीके से हम कह सकते हैं ब्रोकर्स, आसान भाषा में कहें तो, या मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, ठीक है। किन्हीं दो पक्षों को जोड़ने का काम जो भी व्यक्ति करता है उसको इंटरमीडियरी कहते हैं, राइट। सो विद डेवलपमेंट इन बिजनेस मैथड्स एंड मोड्स, अब धीरे धीरे बिजनेस डेवलप हो रहा था इंडिया के अंदर, तो अब जब बिज़नेस को आपको आगे बढ़ाना है तो फिर कुछ बिचौलिए लोगों की, मध्यस्थता करने वाले लोगों की आवश्यकता होने लगी। सो नीड ऑफ इंटरमीडियरीज रोज, राइट। द इंटरमीडियरीज आर द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस, अब ये कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं और ये एक तरीके से एक बिजनेस कर रहे हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, हु एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर कह लीजिए, या कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कह लीजिए, ओके। सो टू टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज डेवलप, दो। अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर ज़रूरत क्या थी इसकी? ज़रूरत इसलिए थी कि भाई बायर है, खरीदने वाला व्यक्ति है, अब इसको जो चीज़ चाहिए वो बेचने वाला इसकी नज़र में आ ही नहीं पा रहा, तो ये जो इंटरमीडियरी है इसके कांटेक्ट में रहता है। बिल्कुल इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, आज आप देखते होंगे अगर आपको कुछ हाउस प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, तो आप कुछ ब्रोकर से कांटेक्ट करते हैं, उनकी नज़र में रहते हैं, वो आपको दिखाएंगे, अपना कमीशन चार्ज करेंगे और बिकवा देंगे, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सिस्टम चलता था। सो देयर वर टू टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज। पहला है ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज, तो जैसे कि नाम से क्लियर है, ट्रेडिंग मीन्स रिलेटेड टू बिजनेस। These included the middleman
wholesalers, retailers, commission agents, etc., who acted as agents between producers and consumers. ठीक है, अब देखिए ये स्थिति आज भी है. ठीक, अब देखिए पार्ले ने बिस्किट बनाया, पार्ले जी. अब पार्ले का प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है, क्या केवल वो वहीं पर बेच रहा है अपने बिस्किट को? नहीं, वो तो ऑल ओवर इंडिया में बेच रहा है, मे बी इंडिया के बाहर भी बेच रहा है. तो कैसे बेच पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ दीज मिडल मैन, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कमीशन एजेंट्स एक्सेट्रा. दीज आर नोन एज मिडल मैन, राइट. ये प्रोड्यूसर के गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिसके लिए वो कमीशन चार्ज करते हैं. दे एंश्योर दैट गुड्स रीच फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, राइट. तो ये हो गए हमारे ट्रेडिंग इंटरमीडियरीज. तो ये बढ़ना शुरू हो गए. ओके, नेक्स्ट है आपका फिनेंशियल इंटरमीडियरीज. दैट इज इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन हियर. दे एक्टेड एज मिडल मैन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि NBFCs कहते हैं इनको शॉर्ट में, अभी बताता हूँ इनके बारे में. इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स एक्सेट्रा, बिटवीन कंपनीज नीडिंग फाइनेंस एंड द इंडिविजुअल्स हैविंग सरप्लस फंड्स लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. देखिए आज के दौर में ये वाला काम बैंक कर रही है, लेकिन उस वक्त ये इंटरमीडियरीज हुआ करते थे. यानी कि अगर किसी बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत है तो ये उसके लिए पैसा लेके आते हैं. कहाँ से लेके आते हैं? ये ऐसे लोगों को तलाशते हैं जिनके पास पैसे की अधिकता हो और वो पैसा लगाना चाहते हैं. ठीक, और कोई भी व्यक्ति पैसा लगाएगा तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रिटर्न की उम्मीद करेगा. ठीक है, तो बीच में ये कमीशन खाते हैं, और जाहिर सी बात है कंपनी अगर पैसा ले रही है तो वो भी इंटरेस्ट पे करेगी. से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस एंटरप्राइज को 5 लाख रुपए का लोन चाहिए. ठीक है, 10% इंटरेस्ट पे वो लेने को राजी हैं. ये जो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स होंगे ये कांटेक्ट करेंगे किन से? इंडिविजुअल यानी कि आम लोगों से जिनके पास पैसा हो, इनको बोलेंगे भाई 8% पे आप दे दीजिए, आपको 8% इनकम मिल जाएगी. अब 8% तो ये इनको देंगे और उनसे लेंगे 10%, 2% इनकी बीच में कमाई हो गई. ओके, सो इन दैट वे इनका काम इस तरीके से चलता रहा. आज भी चलता है, आज भी होता है. ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज के दौर में ऐसी जो बैंकिंग का काम नहीं कर रही लेकिन ये ब्रोकर वाला काम कर रही है. ओके, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं. राइज ऑफ इंटरमीडियरीज एनहांस्ड कॉमर्शियल ऑपरेशंस इन इंडिया. अब आप देख रहे होंगे कि जहां बिजनेसमैन को पैसे की कमी पड़ रही है तो पैसा भी आ रहा है, तो बिजनेस नहीं रुकने वाला है. नाउ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ फुल फॉर्म में आ गई हैं और धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं स्पीडली. ओके,